एक्शन आउट चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का क्लास फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार पर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। बिल्कुल और आज का ये जो विषय है ना, ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक जागरूक और ताकतवर नागरिक बनने के लिए सबसे जरूरी है। अधिकारों को रटना एक बात है, लेकिन उनके पीछे का जो क्यों और कैसे है ना, उसे समझना बिल्कुल अलग बात है। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को पुलिस आपको बिना किसी ठोस वजह के गिरफ्तार कर ले, या सरकार रातों रात कोई ऐसा नियम बना दे जो आपकी सारी आज़ादी छीन ले, तो आपको बचाने कौन आएगा? कोई बड़ा राजनेता तो नहीं आएगा। हमारा मिशन यही है कि भारत के संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को डिकोड किया जाए। हाँ, और हम सिर्फ किताबी परिभाषाएं नहीं रटेंगे। वही तो, हम विजुअल्स और रोजमर्रा के उदाहरणों के जरिए समझेंगे कि ये अधिकार असल में काम कैसे करते हैं। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि संविधान के भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। राइट। ये जो विचार है ना, ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से गहराई से प्रेरित है। लेकिन इसे समझने से पहले मुझे लगता है अधिकारों की प्रकृति को समझना होगा। हाँ, क्योंकि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो अक्सर लोग प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकारों के बीच उलझ जाते हैं। क्या हम शुरुआत यहीं से कर सकते हैं कि इन तीनों में बुनियादी फर्क क्या है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि प्राकृतिक अधिकार वह हैं जो आपको इंसान होने के नाते मतलब जन्म से ही मिल जाते हैं। जैसे सांस लेने की आजादी? बिल्कुल, इसके लिए किसी किताब या सरकार की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं संवैधानिक अधिकार, जो देश का सर्वोच्च दस्तावेज यानी संविधान आपको सीधे तौर पर देता है। वहीं अगर हम कानूनी अधिकार की बात करें तो वे होते हैं जो संसद या विधायिका कोई विशेष कानून बनाकर आपको देती है। मतलब कोई एक्ट पास करके? हाँ, जैसे मनरेगा के तहत काम मांगने का अधिकार या किसी आविष्कार पर पेटेंट का अधिकार। कल को संसद चाहे तो कानून बदलकर मनरेगा बंद कर सकती है। अच्छा, वो छीन सकती है। हाँ, लेकिन मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी और अनोखी खूबी यह है कि ये वाद योग्य हैं, यानी जस्टिशिएबल हैं। वाद योग्य, जिसका सीधा मतलब ये हुआ ना कि इन अधिकारों के पीछे सीधे सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा खड़ी है। एकदम सही। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति या खुद सरकार मेरे इन अधिकारों पर हमला करती है, तो मुझे किसी निचली अदालत में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता हूँ। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार या राज्य हमारे अधिकार नहीं छीन सकता, पर ये राज्य असल में है कौन? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। यहीं पर अनुच्छेद 12 हमारी कहानी में प्रवेश करता है। अगर आप हमारे सामने मौजूद उस गियर वाली विजुअल को देखें, जिसमें कई सारे पहिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक मशीन को चला रहे हैं। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। ये 5 गियर मिलकर एक साथ घूम रहे हैं। इसमें संघ, राज्य और स्थानीय प्राधिकरण सब दिख रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि राज्य किसी स्कूल के उस सख्त प्रिंसिपल की तरह है जो सारे नियम बनाता है? हाँ, काफी हद तक। लेकिन क्या इस प्रिंसिपल में सिर्फ केंद्र सरकार और संसद ही आते हैं? यही तो अनुच्छेद 12 की खूबसूरती है। उस गियर वाले चित्र का मतलब ही यही है कि राज्य कोई एक अकेला ढांचा नहीं है। इसमें सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार या राज्यों की विधानसभाएं नहीं आती। आपके गांव की पंचायत, शहर की नगर पालिका और यहाँ तक के LIC, ONGC और विश्वविद्यालय जैसी सरकारी संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा के अंदर आती हैं। अरे वाह! मतलब LIC भी राज्य है? बिल्कुल। यानी अगर LIC का कोई नियम आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप उसके खिलाफ भी ये कहकर कोर्ट जा सकते हैं कि राज्य ने मेरे अधिकार छीने हैं। बाप रे, ये तो बहुत व्यापक दायरा हो गया। अब अगर ये राज्य नाम का विशाल ढांचा कल को कोई ऐसा मनमाना नियम बना दे जो मेरी आजादी छीन ले, तो क्या होगा? क्या अनुच्छेद 13 इसी डर को दूर करने के लिए है? जी हाँ, अनुच्छेद 13 असल में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की ढाल है। ये स्पष्ट कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो।
अगर आप उन 4 मजबूत स्तंभों वाले चित्र को ध्यान से देखें तो वे अनुच्छेद 13 के 4 सिद्धांत हैं जो असंवैधानिक कानूनों को रोकते हैं। पहला स्तंभ है ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ग्रहण का सिद्धांत मतलब जैसे सूर्य पर ग्रहण लगता है तो उसकी रोशनी कुछ देर के लिए छिप जाती है, लेकिन सूर्य खत्म नहीं होता। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो क्या इसका मतलब ये है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई पुराना कानून अगर आज मौलिक अधिकारों से टकरा रहा है तो वो कानून पूरी तरह से मरता नहीं है, बल्कि उस पर मौलिक अधिकारों का ग्रहण लग जाता है? आपने बिल्कुल सही समझा। वो कानून तब तक सोता रहता है जब तक कि संविधान में कोई ऐसा बदलाव न हो जाए जो उस कानून को दोबारा जिंदा कर दे। दूसरा स्तंभ है पृथक्करणीयता का सिद्धांत या सेवेराबिलिटी। ये थोड़ा मुश्किल शब्द है, इसका क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ। मान लीजिए संसद ने एक 100 पन्नों का कानून बनाया, लेकिन उसके सिर्फ 2 पन्ने ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे 100 पन्नों के कानून को रद्दी में नहीं डालेगा, वो सिर्फ उन 2 खराब पन्नों को काटकर अलग कर देगा। अच्छा, ये तो बहुत ही व्यवहारिक तरीका हुआ। एक तरह से पूरी टोकरी फेंकने के बजाय सिर्फ खराब सेब को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। और बाकी के 2 स्तंभ क्या कहते हैं? तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत, वेवर। ये बहुत दिलचस्प है। भारत में कोई भी व्यक्ति चाहकर भी अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। वेट, सच में? मैं अपने अधिकार छोड़ नहीं सकता? जी नहीं। आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरे अधिकार नहीं चाहिए, सरकार मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। राज्य आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता, भले आप खुद राजी हों। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल है ना? और चौथा स्तंभ है भविष्यलक्षी विनिर्णय, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कानून को आज अवैध घोषित करता है तो उसका असर आज के बाद से होगा। अच्छा, ताकि पुराने मामलों को दोबारा न उधेड़ा जाए। बिल्कुल, ताकि देश की न्याय व्यवस्था में उथल-पुथल ना मचे। हमने ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि राज्य क्या है और उस पर लगाम कैसे लगेगी। लेकिन जब ये राज्य अपने नागरिकों से डील करेगा तो उसका पहला उसूल क्या होना चाहिए? जाहिर है वो उसूल है बराबरी, जिसे हम समता का अधिकार कहते हैं, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला है। मुझे समता के अधिकार को दर्शाने वाले 5 रोमन स्तंभों का चित्र बहुत अर्थपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये 5 रोमन स्तंभ असल में एक मजबूत लोकतंत्र की इमारत को थामे हुए हैं। पहले स्तंभ पर न्याय की तराजू है, ये अनुच्छेद 14 है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब कानून अंधा होता है। हाँ, कानून की नजरों में सब बराबर है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई आम नागरिक। दूसरा स्तंभ जिस पर लोगों का समूह बना है वो अनुच्छेद 15 है। ये स्पष्ट करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? आपने कहा अनुच्छेद 14 और 15 समानता और गैर भेदभाव की बात करते हैं। वहीं तीसरे स्तंभ पर एक ब्रीफकेस बना है जो अनुच्छेद 16 को दर्शाता है, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। हाँ, सही है। लेकिन अगर सबको बराबर अवसर मिलने हैं तो फिर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति या हाल ही में 103वें संशोधन द्वारा जोड़े गए EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? एक आम इंसान यही सोचेगा कि आरक्षण तो समानता के नियम को ही तोड़ रहा है। हाँ, और ये सवाल हर उस व्यक्ति के दिमाग में आता है जो पहली बार संविधान पढ़ता है। सतह से देखने पर यह भेदभाव लग सकता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। इसे राजनीति विज्ञान की भाषा में सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अच्छा। समानता का असली मतलब ये नहीं है कि एक पूरी तरह से स्वस्थ धावक और एक ऐसा धावक जो जन्म से बैसाखी के सहारे है। दोनों को एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ाया जाए और कहा जाए कि देखो नियम सबके लिए बराबर है। समझ गया। मतलब जो समाज में ऐतिहासिक कारणों से या सामाजिक कुरीतियों की वजह से पीछे छूट गए हैं, उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना राज्य की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जब तक दोनों धावक एक समान स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक पूर्ण समानता बेमानी है। आपने बिल्कुल सटीक बात कही। यही अनुच्छेद 15 और 16 के अपवादों का असली मकसद है। ये समानता को तोड़ता नहीं,
बल्कि उसे जमीनी हकीकत बनाता है। अब अगर हम चौथे स्तंभ को देखें, जिस पर हाथ मिलाने पर रोक का निशान है, वो अनुच्छेद 17 है, यानी अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। जो कि बहुत जरूरी था। हाँ, ये भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी बुराई को कानूनी रूप से खत्म करता है। और पांचवा स्तंभ, जिस पर मेडल पर क्रॉस लगा है, वो अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत। मतलब कोई नागरिक अब महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियां नहीं लगा सकता। बिल्कुल नहीं, सिर्फ सैन्य और शैक्षिक सम्मान ही अपवाद है, क्योंकि वे आपकी मेहनत से अर्जित किए जाते हैं, जन्म से नहीं। सही बात है। समता स्थापित होने के बाद जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए वो है आजादी। अनुच्छेद 19 उसी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें 6 प्रकार की आजादी दी गई हैं और इसे दर्शाने के लिए जो माइक और कदमों के निशान जैसे प्रतीक हैं वो काफी दिलचस्प हैं। माइक का सीधा मतलब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की और प्रेस की आजादी। और कदमों के निशान पूरे भारत में आबाद आवागमन और कहीं भी बस जाने की आजादी को दिखाते हैं। इसके अलावा शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, संघ बनाना और कोई भी व्यापार या पेशा चुनना इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा किंतु है। वो क्या? कोई भी आजादी असीमित नहीं होती। आपकी आजादी वही खत्म हो जाती है जहां से दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं। इसीलिए संविधान में युक्तियुक्त निर्बंधन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान है। इसे अगर हम आज के डिजिटल युग से जोड़े ना, तो आजकल सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी लिखकर या बोलकर सोचते हैं कि ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ, पर ऐसा नहीं है। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दंगे नहीं भड़का सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते या न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर राज्य आपकी इन आजादियों पर कानूनी रोक लगा सकता है। ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। अब अगर हम आगे बढ़ें और जीवन, शिक्षा और शोषण के विरुद्ध रक्षा की बात करें, तो आजादी और समानता तो तभी किसी काम की है ना जब व्यक्ति का जीवन ही सुरक्षित हो। बिल्कुल। यहाँ अनुच्छेद 20 के पास जो विजुअल्स हैं, शील्ड, हथौड़ा, खोपड़ी और फिंगरप्रिंट, ये बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, ये विजुअल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बहुत बड़े आधार हैं। अनुच्छेद 20 किसी भी नागरिक को दोष सिद्धि से संरक्षण देता है। उस हथौड़े पर रोक का मतलब है कि कोई भी आपराधिक कानून पीछे की तारीख से लागू नहीं होगा। मतलब अगर आज किसी ने कोई काम किया जो आज की तारीख में अपराध नहीं है, तो कल सरकार एक नया सख्त कानून बनाकर उसे उस पुराने काम के लिए सजा नहीं दे सकती। एकदम सही। और जो खोपड़ी का निशान है, उसका मतलब है दोहरा संकट नहीं, नो डबल जेपडी। यानी एक ही जुर्म के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण फिंगरप्रिंट का निशान ये बताता है कि पुलिस आपको खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह तो किसी भी सभ्य समाज की निशानी है। और इसके ठीक बाद आता है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ एक बहुत सुंदर पेड़ का प्रतीक बना है। हाँ, ये पेड़ विकास और जीवन के निरंतर विस्तार का प्रतीक है। अनुच्छेद 21 की यात्रा सच में दिलचस्प है। मैं सोच रहा था जब 1950 में A.K. गोपालन केस आया था, तब तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत संकुचित था ना? हाँ, बहुत सीमित था। उन्होंने कहा कि बस कानून की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, बाकी जीवन का अधिकार सीमित है। लेकिन 1978 के ऐतिहासिक मेनका गांधीवाद में जब उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को सच में एक विशाल पेड़ बना दिया। बिल्कुल। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवन का मतलब सिर्फ पशुओं की तरह सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा या ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। और मुझे लगता है इसी गरिमापूर्ण जीवन की व्यापक व्याख्या के कारण निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंदर ही समाहित हो गए हैं। एकदम सही कहा। इन्हें हम अंतर्निहित अधिकार या इम्प्लाइड राइट्स कहते हैं, जो सीधे तौर पर लिखे नहीं हैं पर मौजूद हैं। और देखिए, शिक्षा के बिना गरिमा कैसी। इसीलिए 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसी पेड़ से एक नई शाखा निकली, अनुच्छेद 21A। राइट, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रगति थी। लेकिन अब जो अगला हिस्सा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। अनुच्छेद 22, जो न्याय की तराजू के साथ गिरफ्तारी और निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी बताइए।
निवारक निरोध, ये तो मुझे हॉलीवुड की उस साइंस फिक्शन फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट की याद दिलाता है, जहां भविष्य में अपराध करने से पहले ही महज शक के आधार पर पुलिस आपको पकड़ लेती है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक को बिना अपराध किए सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना बेहद खतरनाक नहीं है? आपका ये डर बिल्कुल वाजिब है। और आपको बताऊं, संविधान सभा में भी इस पर भारी बहस हुई थी। होनी भी चाहिए। सच तो ये है कि शांति काल में निवारक निरोध का कानून दुनिया के बहुत ही कम लोकतांत्रिक देशों में है। लेकिन उस वक्त भारत की परिस्थितियां अलग थीं। हमारी विविधता, सांप्रदायिक तनाव, अलगाववाद और आंतरिक सुरक्षा की जो गंभीर चुनौतियां थीं, उन्हें देखते हुए इसे रखा गया। तो मतलब इसे एक जरूरी बुराई माना गया? हाँ, और इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने इस खतरनाक हथियार पर न्याय की तराजू का बैलेंस भी लगाया है। तो ये बैलेंस कैसे काम करता है? राज्य किसी को कितने समय तक शक के आधार पर जेल में रख सकता है? संतुलन ये है कि बिना किसी उच्च न्यायालय के जजों वाले सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के राज्य किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने से ज्यादा निवारक निरोध में नहीं रख सकता। अच्छा, 3 महीने की लिमिट है। हाँ, यानी राज्य की मनमानी पर एक स्पष्ट समय सीमा लगा दी गई है। समझ गया। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24, जहां हमें स्टॉप साइन और हथेलियों पर रोक के विजुअल दिख रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मानव तस्करी, बेगार यानी बिना पैसे के जबरन काम कराना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों या खदानों में काम पर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं, जो कि समाज के कमजोर वर्ग और बचपन को बचाने की सबसे बड़ी गारंटी है। बिल्कुल। अब देखिए, जीवन और शरीर सुरक्षित होने के बाद व्यक्ति की अंतरात्मा, उसका धर्म और उसकी संस्कृति को बचाने का समय आता है। अनुच्छेद 25 से 28 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्योंकि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सही। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने तरीके से भगवान को पूजने या न पूजने की आजादी देता है। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है ना, कि आजादी असीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक आजादी को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे धर्म में नर बलि की प्रथा है, इसलिए मुझे ऐसा करने की आजादी चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता और स्वास्थ्य के सीधे खिलाफ है। एकदम सही तर्क है। इसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे जबरन कोई टैक्स नहीं ले सकता। और अनुच्छेद 28 सरकारी पैसों से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। जी। इसके बाद आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। इनके लिए जो विजुअल है ना, एक ताला और चाबी, वो बहुत सटीक लगता है। हाँ, मतलब भारत जैसी विविधताओं वाले देश में अल्पसंख्यक समुदाय अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को एक तरह से लॉक यानी सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है जिस पे हमें थोड़ा रुकना चाहिए। हमारा पूरा देश दिन रात अल्पसंख्यक राजनीति पे चर्चा करता है, लेकिन क्या ये सच है कि संविधान में अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है? ये सचमुच एक बहुत बड़ा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। पूरे संविधान में कहीं भी ये परिभाषित नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन होगा या उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। अरे सच में? हाँ, संविधान सिर्फ 2 आधारों पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है ताकि वे अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। ये तो बहुत गहरी जानकारी है। अब हम उस अनुच्छेद पर आ रहे हैं जिसके बिना ये सारे अधिकार बेमानी हैं। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं अपनी पहले वाली बात को आगे बढ़ाऊं तो मान लीजिए कि हमारे ये सारे मौलिक अधिकार एक मजबूत तिजोरी में बंद अनमोल खजाने की तरह हैं। राज्य ने वादा किया है कि वो इसे सुरक्षित रखेगा, लेकिन अगर कल को राज्य ही बेईमान हो जाए तो अनुच्छेद 32 वो इकलौती मास्टर चाबी है जो उस तिजोरी को खोलती है। वाह, इसके बिना सारे अधिकार सिर्फ कागज के पन्ने रह जाएंगे। बहुत ही शानदार एनालॉजी है आपकी। देखिए, अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 आपको किसी भी निचली अदालत को दरकिनार करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। और जब आप वहां जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा के लिए 5 तरह के विशेष आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं।
तो चलिए इन पांचों रिट को रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहली और मशहूर रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्रस्तुत किया जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने अवैध रूप से या बिना किसी कारण के उठा लिया है। ऐसे में उसके परिवार वाले कोर्ट जा सकते हैं। और फिर कोर्ट क्या करेगा? तब कोर्ट पुलिस को ये रिट जारी करके आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो ताकि हम जांच सकें कि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो उसे तुरंत आजाद कर दिया जाएगा। दूसरी रिट है परमादेश यानी मैंडमस, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में सरकारी अस्पताल का डॉक्टर या कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे, तब कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है कि आप अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाइए। बिल्कुल। तीसरी रिट है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना। जब कोई निचली अदालत कोई ऐसा मामला सुन रही होती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो ऊपरी अदालत उसे बीच में ही रोक देती है। मतलब प्रतिषेध तो ऐसा हुआ जैसे कोई गलत काम कर रहा होगा, आपने उसे बीच में ही टोक दिया। लेकिन अगर वो काम पूरा हो चुका हो, अदालत का फैसला आ गया हो, तब क्या करेंगे? क्या तब कोई और रेट काम आती है? आपने बहुत बारीकी से संतर को पकड़ा है। अगर फैसला आ चुका है तब चौथी रिट काम आती है, उत्प्रेषण यानी सर्ट्युरारी। इसका इस्तेमाल ऊपरी अदालत तब करती है जब उसे निचली अदालत के उस अवैध फैसले को रद्द करना हो या मामले के प्रमाणित रिकॉर्ड को अपने पास मंगवाना हो। और आखिरी रेट? पांचवी और आखिरी रिट है अधिकार पृच्छा या को वारंटो, जिसका अर्थ है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ गया है जिसके वो योग्य नहीं है या अवैध रूप से बैठा है, तो कोर्ट उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। जवाब न मिलने पर उसे पद से हटा दिया जाता है। ये पांचों रिट सच में लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रहरी हैं। अब हम अपने गहरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि अधिकार कितने ताकतवर हैं, लेकिन क्या देश की सुरक्षा या इतिहास के नजरिए से देखें तो क्या ये हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जवानों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। जाहिर है। जरा सोचिए, अगर बॉर्डर पे खड़ा जवान या कोई खुफिया एजेंट कहे कि मुझे भी हड़ताल करने या अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने की आज़ादी है, तो देश के अनुशासन और सुरक्षा का क्या होगा? इसी तरह अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ या सैन्य शासन के दौरान अधिकारों को सीमित करता है। ये तो पूरी तरह तर्कसंगत है। लेकिन जब पूरे देश में आपातकाल लगता है, तब आम नागरिकों के अधिकारों का क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 के तहत मिली आपकी सारी 6 आज़ादियां स्वतः निलंबित हो जाती हैं। बाप रे। और इतना ही नहीं, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वे अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को भी रोक दे। लेकिन 1975 के इमरजेंसी के कड़वे अनुभवों के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया था ना? हाँ, बिल्कुल। 44वें संविधान संशोधन के जरिए एक स्वर्ण नियम बनाया गया। ये तय किया गया कि चाहे जो भी हालात हो, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी राहत है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो अधिकारों को बचाने की न्यायपालिका और संसद के बीच एक लंबी लड़ाई चली है। हाँ, ये कहानी 1951 के शंकरी प्रसाद केस से शुरू होती है। फिर गोलकनाथ केस से होते हुए 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती वाद तक पहुंची। इस केशवानंद भारती केस ने जो मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, वो तो पूरे संविधान को बचाने वाला गेम चेंजर साबित हुआ। तो क्या इसका मतलब यह है कि संसद चाहे तो भी संविधान की इस स्वर्ण पुस्तिका के मूल पन्नों को नहीं फाड़ सकती? आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। केशवानंद भारती केस ने यही स्थापित किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना या उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। बाद में मिनर्वा मिल्स केस में इसे और मजबूत किया गया। और इसी ऐतिहासिक सफर में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
हाँ, उसे हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि यह देश के विकास और जमींदारी उन्मूलन में बहुत बड़ी रुकावट बन रहा था। यह समझना बहुत ज़रूरी था। अब अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकालें, जिसे हम परीक्षा या अपनी सामान्य जानकारी के लिए एक अंतिम सिंथेसिस मैट्रिक्स कह सकते हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं, किसी विदेशी के लिए नहीं। बिल्कुल, इसे याद रखना बहुत आसान है। 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। बस इन 5 को याद रखिए। हाँ, इनके अलावा बाकी अधिकार जैसे जीने का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता भारत में रह रहे विदेशियों को भी समान रूप से प्राप्त हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण का सार यही निकलता है कि संविधान का भाग 3 कोई पत्थर पर खींची गई जड़ लकीर नहीं है। यह एक जीवित दस्तावेज है जो समाज की बदलती जरूरतों के साथ लगातार विकसित हो रहा है। जाने से पहले मैं आप सभी के लिए सोचने के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहता हूं। जी। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार को निजता और स्वच्छ पर्यावरण तक फैला दिया है। जरा सोचिए, क्या आने वाले 10 सालों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का दौर अपने चरम पर होगा, तो क्या हमारी डिजिटल पहचान को बचाने के लिए डिजिटल सत्यता या इंटरनेट का अधिकार भी एक नया मौलिक अधिकार बन जाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आशा है कि आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। याद रखिए, आपका संघर्ष ही आपकी कामयाबी की नींव है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।